हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीजीटी मेडिकल कमीशन सीरीज़। तो हम फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल कमीशन में से केमिस्ट्री वाले PYQs। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं अभी स्किप कर रही हूँ ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दिस वन इज़ नॉट डिस्कस्ड, है ना। Which of the following is a colligative property? देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको पता होना चाहिए कि colligative property का मतलब क्या होता है। What is colligative property, है ना। तो colligative property के बारे में जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे। ठीक है, तो colligative property ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट। Such properties that depends on number of solutes। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, राइट। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो हम जब केमिस्ट्री में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आती हैं। पहले आंसर कर लेते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। बहुत सारे बच्चे शॉक हो जाएंगे अभी, है ना। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? यस। ठीक है, अब सब लोग मुझे बोलेंगे कि मैम हमने सुना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी, वेपर प्रेशर के बारे में भी जब हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। देखो, जो आपने सुना है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सुना है। इसी के अंदर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं जिसको हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं, है ना। और फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सुना होगा। अगर आपको ये टर्म्स आ जाएं तो ये तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। बट अगर आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो या फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो वो डिपेंड नहीं करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पे। देखो, सिंपल सी आम भाषा में बताती हूँ आपको, ठीक है। जो भी आप बात करते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जब भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे उसका मतलब वो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, समझ गए। ठीक है, मतलब अमाउंट मैटर करता है ना। तो आप सिंपली अगर इन सबको देखो, एक बार बॉइलिंग पॉइंट को देखो जरा, देखो सिर्फ अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बाकी सब छोड़ दो, एलिवेशन, डिप्रेशन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सब छोड़ दो, सिर्फ एक सिंपली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता करो। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब हमारा जो लिक्विड है उसके जो सरफेस के वेपर्स का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, फिर वो बॉइल करना शुरू करते हैं। और जिस टेम्परेचर पे बॉइल करना शुरू करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर चाहे आप, अब वाटर है वो बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, चाहे आप 1 लीटर पानी लो चाहे आप 2 लीटर पानी लो, बॉईल किस पे करेगा? बॉइलिंग पॉइंट तो इनका सेम ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, है ना। और 4 डिग्री सेल्सियस जो इनका फ्रीजिंग का आएगा, समझ गए। चाहे आप 1 लीटर पानी जमाओ चाहे 2 लीटर पानी जमाओ, है ना, टेम्परेचर का पॉइंट वही रहेगा। देखो, टाइम ऊपर नीचे लग सकता है बट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जमना, मतलब वो मैक्सिमम इसकी डेंसिटी होगी, है ना। तो समझ रहे हो आप, टेम्परेचर सेम है इन स्पाइट ऑफ सोल्यूट। तो यहां से पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रही हूँ, कोई केमिस्ट्री नहीं करवा रही, है ना। वेपर प्रेशर की बात करते हैं। जब भी आपका कोई मॉलिक्यूल है उसके वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उस पॉइंट पे उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। बट हाँ, आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है या आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप इसमें और क्या सोल्यूट डाल रहे हो। आप पानी में जब चीनी डालते हो ना, शुगर या सॉल्ट डाल रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, थियोरेटिकल चीज बता रही हूँ, कभी भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसको समझना एक बार, आपके पास पानी पड़ा हुआ है, पानी में आपने थोड़ी सी चीनी डाली, नोटिस करना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, अब वो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको पता है अगर हमने किसी आइस का अगर हमने टेम्परेचर लोअर करना है तो यूजुअली सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं,
है ना। आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं वो भी ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आइस में कुछ आपने ऐड कर दिया, आपके पास आइस थी उसमें आप यूजुअली कुछ लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जितने टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो रही थी वो उससे भी और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू हो जाती है। दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉरी, नॉट आइसक्रीम वेंडर्स की बात नहीं करेंगे, जैसे कभी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एग्जाम्पल, है ना, वो एग्जाम्पल देंगे। रोड अगर आइस्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइस जमी हुई है, फिसलन है, गाड़ी नहीं चल सकती है, तो वहाँ पर अगर आप उसके ऊपर कुछ फेंकोगे, कुछ लोग तो सैंड डालते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए, पर साइंस ने ये बताया है कि अगर आप सॉल्ट भी डालते हो तो जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो रही थी ना, आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, अब वो उस टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं कर रहा। मतलब सपोज करो कि -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपकी सड़क पे जो है वो जमी हुई है आइस, ठीक है, आप वहां से नहीं चल सकते, फिसलन है, आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर वही है, -6 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, बट आपने उस आइस के जमने का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्रिएट किया, यानी कि जो टेम्परेचर, अब वो जो आइस है वो जमेगी -6 से भी नीचे, यानी अराउंड -8 -9 डिग्री सेल्सियस या बिल्कुल नीचे, ठीक है। वो सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना नीचे तक जाएगा, है ना, -10 पे जमेगा या -12 पे जमेगा, अब वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना सॉल्ट आपने स्प्रिंकल किया। समझ रहे हो ये बात? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस पे डिपेंड किया, कितना सॉल्यूट डाला, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। तो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी, पानी में आप अगर ज्यादा चीनी डालोगे तो वो ज्यादा ऊपर वाले टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, पहले 100 पे कर रहा था, अब 110 115 इस पे बॉईल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जितना आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है, वो उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तब जाकर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा। अगर हम सिंपली बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिंपली वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं और सिंपली फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने पीछे ही शायद फर्स्ट वाले जो लेक्चर में जब हम PYQs कर रहे थे तो मैंने आपको पूछा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो वहीं पे आपका ये बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट भी आएगा। तो आप मुझे बताना, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव के टर्म्स में आप मुझे बताना कि ये क्या, वहाँ पे भी तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा था, है ना। 1 लीटर का टेम्परेचर भी उतना ही है, चाहे आप 5 लीटर लो चाहे 10 लीटर वाटर लो, सेम टेम्परेचर पे ही रहेगा, समझ गए। तो वहां से इसको रिलेट करना है ना। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत जगह पढ़ा होगा, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, आप बायो में भी पढ़ोगे, ठीक है। बायोलॉजी में भी होता है, जो सॉल्यूट होता है उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है ना, ठीक है। तो फिर वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कितना सॉल्यूट ऐड है या कितना सॉल्यूट सेल के अंदर पड़ा हुआ है, उस हिसाब से उसका टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइड होगा, ठीक है। तो हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानते हैं। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पहले कभी भी इस तरीके से नहीं समझी होगी, है ना, अब आसान हो जाएगा। चलिए, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नॉट देयर आइडेंटिटी, यानी कि कौन सा सोल्यूट डाला है, कितना डाला है, उस पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पर कौन सा सोल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन ऑफ देम। बाकी में क्या आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगा, बट बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझ के, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, बट आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कौन सा सोल्यूट है। समझ के, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, देखो। रस्टिंग ऑफ आयरन, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इट गेट्स, आयरन की जब रस्टिंग होती है तो आयरन के साथ क्या हो रहा है, क्या वो ऑक्सीडाइज होता है, क्या वो रिड्यूस होता है, क्या वो सब्लाइम्ड होता है या डिकम्पोज्ड होता है। तो आपने एक चीज याद रखना है कि रस्टिंग होता क्या है पहले, है ना। रस्टिंग का मतलब क्या होता है,
देखो ये एक तरीके की डिग्रेडेशन है मेटल की, है ना। आपके पास आयरन पड़ा हुआ है, आयरन की ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं, उनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, वो धीरे 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 कोरोड होना शुरू करेंगे। तो कोरोजन इज एक्चुअल टर्म, उसके अंदर एक पार्ट है रस्टिंग। रस्टिंग हम स्पेसिफिकली आयरन के केस में यूज करते हैं, मतलब वही है, कोरोजन ही मतलब है, ठीक है। तो कोरोड हो रहा है यानी कि आपका आयरन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है या किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें तो आपको पता चलेगा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, ये इसका आंसर है। अब कई बार आपको पूछा जाता है, क्या पता आपको स्पीसीज पूछे कि भाई क्या क्या बनता है इसमें, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक पूरी चीज बताऊंगी अब रस्टिंग के बारे में। आपको ऐसा पूछ सकता है कि रस्टिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रस्टिंग है आयरन की वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें एनोड और कैथोड इन्वॉल्व होंगे और एनोड की रिएक्शन अलग होगी, कैथोड की रिएक्शन होगी, फिर हम देखेंगे उसको ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आती है, ठीक है। मैं आपको ये इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि रस्टिंग भी हर किसी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकता है। पहले तो रिएक्शन किस टाइप की है या प्रोसेस कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये पूछ सकता है। कौन कौन सी स्पीसीज बनती है वो पूछ सकता है। अब आयरन की रस्टिंग क्यों हो रही है, आपने कभी लोहे का सामान खुले में रख दिया तो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का निकलता है उसमें मैटर, है ना। वो क्योंकि धीरे धीरे आयरन जो है वो मतलब 3 वाला Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अभी हम करेंगे कैसे, है ना, कौन सी स्पीसी बन रही है। तो उसमें होता क्या है कि आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो अगर हम आयरन को बिना प्रोटेक्ट किए ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दें काफी टाइम, ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए उसको बस, ठीक है। तो 2 चीजें नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, एयर या फिर ऑक्सीजन बोल दो और ह्यूमिडिटी या फिर पानी बोल दो, ठीक है। इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत है इसको, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू किसको, सॉरी नॉट गिव्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजेस, है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, गिव्स ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन देना क्या है, ऑक्सीजन, किसी को ऑक्सीजन देना क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन कराना हुआ, समझ के। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयरन की ऑक्सीडेशन करवा देता है पानी की प्रेजेंस में, ठीक है। हम अभी देखेंगे, मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की बात जब हम करते हैं ना, तो 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होती है एनोड, हम उसको लिखते हैं एट एनोड रिएक्शन, है ना। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं एट एनोड एट कैथोड, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हुए, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड आपका कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ कहाँ होती है, एनोड पे आपने ध्यान देना। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है उसको ये रस्टिंग देख के ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद आए, तो वो बोल सकता है कि एनोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे क्या होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, बस इसका ध्यान रखना। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको मतलब पता होना तो आप सारी रिएक्शन खुद कर सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लास में शायद कि रिड्यूस करने, रिडक्शन अपने मतलब का उल्टा है, यानी कि रिडक्शन मतलब कम होना, बट ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा, है ना। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उल्टा है, वैसे ही ऑक्सीडेशन क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ के ये कहानी क्लियर होगी तो फिर आप अपने आप निकाल पाओगे। देखो जो आयरन है, एनोड पे क्या होता है, आयरन आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, आयरन अभी आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। आपकी कोई चेयर है वो बाहर पड़ी है सॉलिड फॉर्म में, वो क्या करेगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी एनोड पे। एनोड की वजह से वहां पे क्या होता है ना, ऐसी वाटर ड्रॉपलेट होती है और यहाँ पे आपकी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलती हैं, ठीक है। एक टाइप से आपका ये कैसा प्रोसेस है, फिर ये रेडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, रेडॉक्स, है ना। तो आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन देकर, समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन हो गई एट एनोड, आयरन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गई। अब आपका जो Fe2 पॉजिटिव है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये आगे जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ पे काम कर रही होगी, कैथोड पे काम कर रही होगी आपकी ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा था, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन यानी एयर से ऑक्सीजन
और पानी H2O, ठीक है। साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो 4 चाहिए होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है कैसे? कैथोड पे क्या होना है? रिडक्शन होना है। रिडक्शन होने का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और यहाँ बन जाएगा हाइड्रोक्साइल आयंस। ये अब ये कितने बनेंगे? आप बैलेंसिंग करोगे तो कुछ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करने लग जाते हैं तो ये 2H2O हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4OH नेगेटिव निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कौन से इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे? जो एनोड पे रिलीज हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर ने गेन करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाने में यूज कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन बन गया है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव देंगे तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यानी ये रिएक्शन एक बार हुई, क्योंकि एक ही तो आयरन एटम नहीं है ना, आयरन की चेयर में बहुत सारे एटम्स हैं। 2 आयरन एटम्स एक साथ कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे रिएक्शंस चलती रहती हैं, बहुत सारे एटम्स हो रहे हैं, बट जो 2 आयरन हैं उनके जो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा मिलकर 4 बन गए, वो आगे जाकर कैथोड के वहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके बन गई हाफ रिएक्शंस, एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन। अब अगर हम इसको कंप्लीट करें, इसको मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा? आयरन और O2 और H2O को हम एक साइड ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से लिखते हैं ना हम, हाफ रिएक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं अलग अलग, और फिर ओवरऑल रिएक्शन को हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, ये ओवरऑल रिएक्शन में जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी देखना कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। करें, चलिए। तो अब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन रही है कि जो आयरन था सॉलिड फॉर्म में, वो O2 जो गैसियस फॉर्म में था और वाटर जो लिक्विड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है ना। ये हमने रिएक्टेंट्स को सबको जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो गए। क्यों? वेट अ सेक, चलिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कैंसल आउट हुए क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की साइड में बन रहे थे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट की साइड पे बनते हैं, तो वो इक्विवेलेंट थे, तो हमने उनको कट कर दिया, है ना। तो हमने रिएक्शन बैलेंस की थी, बट हमने 2FeS लिखा था, है ना, और 2H2O करा था, इफ़ यू रिमेंबर। अभी स्क्रीनशॉट लेकर जो रखा है उसको आप देख सकते हो, या तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखो, है ना। 2FeO2 प्लस 2H2O, तो यहाँ पे हमारे पास Fe2 पॉजिटिव के 2 आयंस बन रहे थे, नीचे 4OH नेगेटिव बन रहे थे, है ना। तो वहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है? FeOH ट्वाइस। दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड। नाम का ध्यान रखना है, ये क्या है? फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव वाला आयन इन्वॉल्व था, है ना। Fe2 पॉजिटिव बना था, OH नेगेटिव बना था, और वो दोनों मिलकर उन्होंने क्या बना दिया? फेरस हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन होती है। सो फेरस हाइड्रोक्साइड बना, बट रस्टिंग यहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि हमने जब आप पढ़ना होता है तो अगर आपको आयन पूछे तो Fe2 पॉजिटिव लिखकर मत आना। जो स्पीसी बनती है एंड रिजल्ट में वो Fe3 पॉजिटिव होता है, फेरिक आयन बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको रिएक्शन पूरी करवाई, है ना। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अभी ऑक्सीजन और वाटर तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है एनवायरनमेंट में, तो ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या बना देगा? आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, सॉरी नॉट फेरिक, हाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा पहले, ठीक है। और फिर ये बाद में डिहाइड्रेशन हो जाती है इसकी, जो H2O है वो मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और ये Fe2O3 बन जाता है। ये है एक्चुअल जो रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, Fe2O3। समझ गए? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई किस तरीके से होगा? तो आपने जब भी यहाँ आपने ध्यान देना है कि Fe3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है और जो रस्ट बनता है, रस्ट में यही वाला आयन होता है आयरन का, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव। तो याद रखना फेरिक आयन, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है इसका नाम, यस, यही आपका रस्ट होता है। अब कई जगह पे आप लोग साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स देखोगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, H2O, 3H2O, 5H2O, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, उसको आपने ज़्यादा डोंट माइंड इट टू मच, वो बस ऐसे ही रहता है साथ में, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है आपके मेन कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो जो फेरिक ऑक्साइड है, दिस इज एक्चुअली रस्ट,
है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो फेरिक आयन एक स्पीसी है जो बनती है, Fe2 पॉजिटिव नहीं होता, फेरस नहीं होता, फेरिक होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले अब आप लिख सकते हो। एक तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ऊपर से ये रेडॉक्स रिएक्शन करता है और फेरिक आयन बनता है बीच में, एंड में, है ना, एंड रिजल्ट जो रस्ट का है, और फेरिक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, पहले फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर और ऑक्सीडेशन करा के ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर ये डिहाइड्रेशन होगी और ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रस्टिंग इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, है ना, तो ऑक्सीडाइज होता है आपका आयरन। ठीक है, तो क्या बनाता है, फेरिक आयन बनाता है Fe3 पॉजिटिव। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो Fe2O3 के आगे जो वाटर लिखे होते हैं ना डॉट करके, दैट इज योर हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड इज योर रस्ट। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 100 मिनट। इन 400 मिनट्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम विल बिकम। चलो, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपको हमारे कंप्लीट क्लासेस चाहिए ना, डिटेल्ड, ठीक है, HP एग्जाम अफेयर्स नाम से एक एप्लीकेशन होगी प्ले स्टोर पे, उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। वहाँ पे सारी क्लासेस डिटेल्ड टॉपिक वाली वो सब अवेलेबल होंगी। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया है वहाँ से आप इंक्वायर कर सकते हो फर्दर लाइव क्लासेस जो हमारी चलती हैं उनके लिए। ठीक है, इसी TGT रिलेटेड बैच से भी और बाकी भी। ठीक है, चलिए, ओके, सो एडवर्टीजमेंट डन। नाउ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज 100 मिनट। तो ये क्वेश्चन देखकर ना बच्चे घबरा जाते हैं कि अब हम हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए हमें तो रिएक्शंस पता नहीं है ना, उनके रिएक्शन के ऑर्डर्स पता नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, ना आपको कहीं रिएक्शन ऑर्डर बताया गया है, ना कुछ बताया गया है, सिर्फ आपको बोला है कि टी हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाती है। समझ गए, ये वो टाइम है जब आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने शुरुआती कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगी। दैट्स इट, बस इसमें वही लॉजिक लगेगा। ना इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखना है, ना इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, कुछ नहीं देखना है। कुछ डायरेक्ट आपने क्या देखना है कि अगर हमारी, सपोज करो, जो ये आप लिखते हो ना एट टाइम t इज इक्वल टू 0, देखो केमिस्ट्री बहुत आसान है, बस एक बार पढ़नी आ जानी चाहिए। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आप बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आपने अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं की। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई उस टाइम पे आपकी जो A है, रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन अगर x नॉट थी, नॉट हम लगाते हैं यूजुअली इनिशियल दिखाने को, शुरुआती कंसंट्रेशन। अभी A सपोज करो 5-6 ग्राम, 6 ग्राम पड़ा हुआ है, कंसंट्रेशन 6 ग्राम 1 लीटर में। ठीक है, इसको इमेजिन करो, तो वो x नॉट से हमने वो कर दिया, सिग्निफाई कर दिया। ठीक है, x नॉट बोल दिया उसको, कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है, तो वो ये इसकी कंसंट्रेशन है। अब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो उसके बाद A जो है वो B में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हो चुकी है, A जो है B में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। तो हम लिखते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू टी, एट टाइम इज इक्वल टू टी, यानी कि अब जो है टाइम 0 नहीं रहा, अब कुछ टाइम हो चुका है, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो गए हैं, हो सकता है रिएक्शन शुरू होकर 15 मिनट हो गए, हो सकता है 1 ही मिनट हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे सपोज करो कि ये 1 मिनट हुआ। 1 मिनट के बाद आपका जो रिएक्टेंट है A की कंसंट्रेशन, क्योंकि अब हमने बोला कि आधा A जो है वो B में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि समझ रहे हो, x नॉट का आधा पार्ट वो B में कन्वर्ट हो चुका है और जो आधा A है वो बचा हुआ है। समझ गए, तो यही तो हमें बताना है कि किस टाइम पे A जो है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हिस्सा रह जाता है। उस टाइम पीरियड को, ये जो 1 मिनट हमने यहाँ आइडिया लगाया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, टी हाफ। बस इतनी सी बात है, इसको समझना था, बाकी कुछ भी नहीं समझना था। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा याद रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कहानी समझ आई, दिस इज योर टी हाफ। अब यहाँ से निकालो, ना यहाँ 0 ऑर्डर देखना है, ना यहाँ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आपने निकालना शुरू करना है कि ये आपका A है, ये B बन रहा है,
ए आपका शुरुआत में 1 ग्राम था, बी आपका 0 ग्राम था, 0 ग्राम मोल्स पर लीटर, सॉरी आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लिया है ना, चलो ग्राम ही लिखो, ग्राम में ही आपकी यूनिट्स दी हैं, ग्राम लिखो, दिस इज ईजियर, ठीक है। सिर्फ आप ए के कंसंट्रेशन बोल रहे हो, 1 ग्राम था, बी जो है 0 ग्राम था, तो ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन का टी हाफ क्या है, 100 मिनट, यानी कि यहाँ पे टी 0 था, ठीक है, यहाँ जो टी हाफ है वो है 100 मिनट, यानी हर 100 मिनट में ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, समझ रहे हो, ये हर 100 मिनट में अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, यानी कि टी हाफ 100 मिनट हुए, टोटल टाइम इसने बता दिया 400 करने हैं हमें पूरे, टी हाफ हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चलो x नॉट ही मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ x नॉट की फॉर्म में, x नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, फिर दूसरे 100 में एक और 100 मिनट हुए, वहां पे भी x नॉट बाय 2 हुआ, एक और 100 मिनट हुए, अभी तक कितने 100 मिनट हुए, 300 मिनट हुए अभी टोटल, x नॉट अपॉन 2, एक और टी हाफ देखा हमने, और 100 मिनट हुए, फिर से x नॉट अपॉन 2, समझ रहे हो कहानी क्या हो रहा है ना, टी हाफ जैसे जैसे 100 मिनट होगा इनिशियल का हाफ, 100 मिनट हुए इनिशियल का हाफ, 100 मिनट हुए इनिशियल का हाफ, 100 मिनट हुए इनिशियल का हाफ, कहानी क्लियर है। अगर हम इसका टोटल निकालें कि इनका टोटल क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब एट द एंड ऑफ 400 मिनट के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, इसका हाफ हुआ, इसका हाफ हुआ, फिर इसका, सॉरी नॉट दिस है ना, ऐसे नहीं करना था हमें, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ इसको कंसिडर ना करें तब तो ये x नॉट अपॉन 2 ही है, x नॉट अपॉन 2 ही है, ठीक है, x नॉट अपॉन 2 ही है, अगर हम इसको कंसिडर ना करें, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, 100 मिनट में ये हो जाता, तीसरे 100 मिनट में ये हो जाता, चौथे में ये होता, बट अब क्या होगा, जब एक बार 100 मिनट हुए तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन बन गई, फिर इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस वाले के लिए ये इनिशियल थी x नॉट बाई 2, दूसरा 100 मिनट हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो x नॉट अपॉन 2 का हाफ कितना हो जाएगा, लिख लेती हूं पूरा, है ना, तब बच्चे समझेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, x नॉट अपॉन 4, मैंने क्यों बोला x नॉट अपॉन 16 वो समझा रही हूं, ठीक है, अभी 200 मिनट हुए, अभी 100 मिनट और हो जाएंगे, रिएक्शन चल रही है, 100 मिनट और हो गए, तो 100 मिनट पे क्या हो जाएगा, ये अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन बन गई इस वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा, x नॉट अपॉन 4 का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, x नॉट अपॉन 4 2 जार 8, समझ रहे हो, है ना। अब 300 मिनट हो गए, 400 मिनट के लिए 100 मिनट और बचे हैं, तो 100 मिनट पे फिर से एक और टी हाफ है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अब ये बन गई, x नॉट अपॉन 8 का हाफ कितना हो जाएगा, x नॉट अपॉन 16, समझ गए। तो टोटल हमारे पास जो लास्ट में जो कंसंट्रेशन बचेगी वो क्या बचेगी, x नॉट अपॉन 16। अब x नॉट हमारे पास क्या थी, 1 ग्राम, तो निकालो 1 ग्राम को 16 से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, इसमें से कौन सी आएगी वैल्यू, कैसे निकालेंगे इसको, वेट अ सेक, वन ग्राम अपॉन 16, जीरो 0.0512 आ रहा है, okay, the correct answer should be 0.0625 grams, so if options are to be corrected it should reflect that, okay। तभी मैं सोचूं यहाँ पे आंसर्स क्यों गलत आ रहे हैं, है ना, अच्छा 16 6 96, सॉरी यस मेरी मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है ना, ठीक है, बाकी हम करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो 16 6 क्या होगा, ये तो कितने बन जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 0.062, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम, ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है आपको, बिना मतलब मुझे कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है, चलिए ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, आपके पास अराउंड 0.062 की वैल्यू आएगी, ठीक है,
समझ के? तो कहानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्डर मेंशन नहीं है, मैं अगर ऑर्डर मेंशन हुआ मैं अभी बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मैं बताऊंगी, बट अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हम अपना एक आंसर बना लेते हैं खुद से, ठीक है। 0.062। देखो अपने ऊपर कभी भी शक मत करो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सही जा रहे हो सकता है ऑप्शन गलत हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी ठीक रखनी है, इतना अच्छे से पढ़कर जाओ कि तुम्हें पता चल जाए कि आंसर गलत है, ठीक है। तो 0.062 ग्राम्स ये इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं बताती हूं आपको कि अगर ऑर्डर मेंशन्ड हो तो फिर क्या। सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, बट ऑर्डर कितना मेंशन है उस पे। अब देखो 3 ऑर्डर्स होते हैं रिएक्शन के। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये गलती कर लेते हैं कि रिएक्टेंट का नंबर देख के उसका ऑर्डर गैस करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, ठीक है। तो रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। स्यूडो रिएक्शंस भी होती हैं, स्यूडो सेकंड ऑर्डर, स्यूडो, ठीक है। तो वो मतलब वो झूठ मूठ की दिख रही है हमें वैसी, वो असल में उस ऑर्डर की होती नहीं है। स्यूडो मतलब ही फॉल्स होता है, ठीक है। तो रिएक्शन ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये आपको रेट लॉ से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर हम रेट लॉ रिएक्शन की बात करें, जैसे रेट लॉ की बात करें, तो उसमें कुछ नहीं है, आप हर एक रिएक्शन देखते हो और उसका रेट निकालने की कोशिश करते हो। रेट का मतलब क्या है कि किस स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, ठीक है। रेट का मतलब क्या हो गया, किस स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड करे, यानी कि कितने टाइम में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसका रेट है। उसी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उनके कंसंट्रेशन की टर्म्स में, तो वो क्या बन जाता है, रेट लॉ बन जाता है। समझ के? यही चीज है, यही हमारा रिएक्शन रेट होता है, रेट लॉ होता है, ठीक है। और जब हम रेट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं रेट लॉ के फॉर्म में, तो हमारा जो स्मॉल आर है उसको हम रेट की तरह लेते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड कितनी है रिएक्शन की, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, एक रेट कांस्टेंट मान लेते हैं के, और फिर यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा हमारा उसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं। हमने क्या बोला था, ए हमने रिएक्टेंट मान लिया था और उसको बी में कन्वर्ट किया था प्रोडक्ट में, तो ए हमने यहाँ ले लिया। चलो ए नॉट रख लेते हैं। तो ये आपका कंसंट्रेशन है। अगर 2 रिएक्टेंट हुए, मान लो ए प्लस सी जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन आएगी इनिशियल वाली, ठीक है। समझ के, है ना। यहाँ पे आगे आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या आएगा, एक्स और वाई। सपोज करो ये एक्स है, ये वाई है। इस तरीके से रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है। सिंपल है ना, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अब 0 ऑर्डर की बात करते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए यूजुअली क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट है ना, और यहाँ पे 0, दिस इज योर 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट। तो मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 0 ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट लॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है आपका, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं ये कंसंट्रेशन बन जाता है। समझ, इट इज ओनली इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ये डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे, ठीक है। क्लियर है। तो यहीं से जब हम निकालने लग जाते हैं ना टी हाफ भी साथ साथ ही निकाल लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है टी हाफ के लिए, 0 ऑर्डर के लिए, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k रेट कांस्टेंट। ये फॉर्मूले आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, यूनिट भी पूछता है कई बार, 0 ऑर्डर का यूनिट भी पूछ सकता है कि रेट के लिए यूनिट क्या होगा इसका। तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ये याद रखना है आपने, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे यहीं से। डायरेक्ट पूछ सकता है ना, कि रेट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, टी हाफ ऑफ 0 ऑर्डर क्या है, नीचे ऑप्शंस दे रखे होंगे, यूनिट क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। पूरा इरेज कर देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर फिर लिखेंगे। आपने साथ में लिखना है और कंपेयर करना है। अगर नहीं लिखा है तो आप जाकर वापस से उसको लिखो, पहले पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है।
ठीक है, तो रेट लॉ वैसे ही लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से रेट लॉ लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ, ये रिएक्टेंट का रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है ना, कुछ और पावर्स भी हो सकती है बट यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम 1 ही लेंगे, ठीक है। फिर आगे, अब जरूरी नहीं, यहाँ पे देखना, हो सकता है एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक है, और उसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर भी हो सकता है, ये वाला कोएफिशिएंट लगता है इधर, है ना, या हो सकता है A और B दोनों ऐसे लिखे हो, ठीक है। तो हम अभी सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेते हैं इसकी, ये, ठीक है, मतलब 2A बिकम्स B, इस तरीके की कोई रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये रेट लॉ रिएक्शन के फॉर्मूले हैं दोनों के लिए। अब हम बात करेंगे टी हाफ। देखो टी हाफ जो पहले का निकाला था हमने वो क्या था, R0/2 के, ठीक है। तो यहाँ पे टी हाफ क्या बन जाता है, यहाँ पे टी हाफ कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब समझना एक चीज, वहां पे जीरो ऑर्डर में रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी वैल्यू, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है, फर्स्ट लॉ का टी हाफ बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जब आप टी हाफ निकालने बैठोगे तो 0.693/K लिख देना, और यूजुअली आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी होती है, ठीक है। तो 0.693/K ये आपका किसका आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका टी हाफ आपको याद रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो हमने ऊपर निकाला था Ka, है ना, मतलब रिएक्टेंट का, वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए। तो ये आपका टी हाफ हो जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपने जरूर इनको याद करना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अच्छा एक चीज तो रहेगी, इनके यूनिट, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ पर सेकेंड होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो दैट इज पर सेकेंड, है ना। और जो हमने पहले किया था जीरो ऑर्डर का क्या था, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड था, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड था, है ना। अब उल्टा हो जाता है थोड़ा सा सेकेंड ऑर्डर में, उसी का उल्टा है थोड़ा सा, मोल जो है वो पर होता है, पर मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने लीटर आगे लिखना है वो भी चलेगा, मोल्स पहले लिखे रखना है वो भी चलेगा, याद रखने में आसानी होती है इससे, ठीक है। क्लियर है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी हो, है ना, किस तरीके से टी हाफ निकालना है, ये सब समझ आया। एक बार आपको रिएक्शन समझ पढ़ना आ जाए ना, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया था, 0.0625, है ना, ये आपका इसका आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने कि भाई तुम सही हो, ठीक है, ऑप्शंस गलत है, तुम सही हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्पल ऑफ कैसियस इज कोलॉइडल सोल ऑफ, सॉल्यूशन नहीं है, कोलॉइडल सोल ऑफ बोला है, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसका मतलब, ठीक है, मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन में नहीं आएगा, कोलॉइडल सोल्स अलग होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस अलग होते हैं, वो सब हम करेंगे। बट अगर आपको पर्पल ऑफ कैसियस बोला जाए तो ये कोलॉइडल सोल है किसका, किस मेटल का, गोल्ड का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्ट है। तो इसमें होता क्या है, इसमें पता क्या, कुछ नहीं होता, गोल्ड सॉल्ट्स हैं, स्टेनस क्लोराइड के साथ मिलते हैं, ये वैसे रिड्यूस होके नैनो पार्टिकल्स बना देते हैं गोल्ड के, ठीक है। गोल्ड का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, ऑरम, AU, है ना। तो ये इसके नैनो पार्टिकल्स बना देंगे, ठीक है। तो टिन हाइड्रोक्साइड जो होंगे उसके ऊपर ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, नैनो पार्टिकल्स को वो इजीली रख लेता है स्टेबल करके, ठीक है, अपने ऊपर। तो वो एक सोल बन गया, और वो सोल क्या होता है, कोलॉइडल सोल, और उसका नाम क्या होता है, पर्पल कैसियस। आपको ये पूछा जा सकता है ना, तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, है ना, ठीक है। अगर आपको और कुछ पूछे तो टिन ही याद रखना है, स्टेनस यानी कि टिन, ठीक है, इसके साथ में ये स्टेबलाइज कराएगा, टिन, स्टेनस हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ टिन होगा जो, उसके ऊपर ये स्टेबलाइज हो जाता है, और ये एक साथ मिलकर रहते हैं, और ये कोलॉइडल सोल की तरह एक्ट करते हैं, और इसको हम बस पर्पल ऑफ कैसियस बोल रहे हैं, ठीक है। अब कोलॉइडल सोल्स क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है ना, और सस्पेंशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इधर हम कोलॉइडल सोल के बारे में बात करेंगे,
ठीक है। और फिर हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन जो यूजुअली हम देखते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे सस्पेंशन मिक्सचर की, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, कोलॉइडल सोल, मैंने कहा जो गोल्ड जो है वो टिन, ऑक्साइड ऑफ टिन के ऊपर स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे ये पक्का हिट्रोजीनियस होगा, है ना, हिट्रोजीनियस होगा, पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है, बट नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बट ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें होमोजीनियस, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि पार्टिकल्स मिक्स्ड है, ठीक है, दिस इज होमोजेनियस, है ना, ट्रू सॉल्यूशन। फिर आते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन भी हिट्रोजीनियस होता है, बहुत बड़े बड़े, जैसे कि पानी में आपने रेत पत्थर डाल दिए, दैट इज सस्पेंशन, ठीक है। तो ये इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई, आप ऐसे ही आंखों से अपनी नहीं देख सकते, ठीक है, आपको थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, हिट्रोजीनियस पार्टिकल्स अगर एक साथ मिले, इकट्ठा बैठें, तो वो कोलॉइडल सोल बना देते हैं। अगर बहुत छोटे, मतलब बिल्कुल ही मिक्स हो जाए आपस में, आप सेपरेट ही ना कर पाओ उनको, डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। अगर बहुत ही बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं पानी में, दैट इज योर सस्पेंशन। तो ये तो विजिबल टू नेकेड आई है। मेरी हैंडराइटिंग को माफ करिएगा ज़रा, है ना, दिस इज, दे आर ऑल्सो नॉट विजिबल टू नेकेड आई। अब आप बोलोगे कि तो ये दोनों सिमिलर जैसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं, इनमें पार्टिकल्स होते हैं पर वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, पर वो हिट्रोजीनियस फॉर्म में है। वो पता कैसे चलता है? जब हम एक लाइट को इसके थ्रू पास कराएंगे, एक बीकर में आप कोलॉइडल सोल रखोगे और लाइट बीम पास करोगे, तो इन दोनों में डिफरेंस पता चलता है। ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये सस्पेंशन है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो आपको क्या दिखेगा कि जो लाइट है, लाइट बीम जो है वो स्कैटर होगी, लाइट बीम इज स्कैटर्ड। तो ये आपको कोलॉइडल सोल में दिखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइट बीम इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, सीधा नो स्कैटरिंग लिख रही हूँ मैं, है ना। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो स्कैटर कर देते हैं ये लाइट को, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? आपने एक लाइट भेजी है, प्लेन पोलराइज लाइट भेजी है, बीच में कोई सॉलिड पार्टिकल आएगा तो ये स्कैटर हो जाएगी और हमें दिख जाएगी, है ना, एक ब्राइट लाइट वहाँ पे नज़र आएगी और हमें लाइट का पाथ नज़र आएगा। और कई, अगर बहुत बड़ा होगा तो ऐसे बच जाएगी, पर अगर बहुत छोटा होता है तो बस वो पाथ जो है वो इल्यूमिनेट करते जाता है। पाथ लेंथ, लाइट की जो लेंथ है, पाथ है, लाइट का जो पाथ है वो बस इल्यूमिनेट होता है, हमें दिख जाता है, क्योंकि बजने से लाइट थोड़ी बहुत स्कैटर होगी पर वो चलती रहेगी सीधा। पर अगर बहुत बड़ा पार्टिकल आएगा तो लाइट सीधी नहीं जा पाएगी, वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्कैटर हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग आपको सस्पेंशन में मिलेगी, ये वाली। बट जो ये वाली है जिसमें वो आगे ही चलती रहती है, हल्की फुल्की स्कैटर होती है, तो हमें लाइट का पाथ दिख जाता है बस, ठीक है। और बाकी वो अपनी जगह से, अपनी डायरेक्शन से इधर उधर ज़्यादा मूव नहीं करती है। वो किस में होगा? वो कोलॉइडल सोल में होगा। समझ के? ठीक है, ये डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है पर्पल ऑफ गैसेस इज कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट टिन, क्योंकि टिन के साथ ही ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है ना, पूछा जा सकता है एग्जामिनर अब उल्टा। और जब पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको देखकर एग्जामिनर को बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ें भी पूछ सकते हैं। ओके, सो कॉपर इज रिफाइंड बाय, अब कॉपर की रिफाइनिंग के बारे में पूछा गया है। देखो, ये मेटल एक्सट्रैक्शन और कॉपर और रिफाइनिंग वाले चैप्टर में से है, और उसमें से जब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको हल्का सा याद आएगा कि कॉपर की जब रिफाइनिंग करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड, है ना, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। स्मेल्टिंग जो है वो एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, ओर से आप निकाल रहे हो कोई मेटल। मेटल्स हमेशा अपने प्योर फॉर्म में नहीं पड़े रहते हैं, वो ओर्स की फॉर्म में रहते हैं, तो वहाँ से स्मेल्टिंग करके उनको निकाला जाता है, रोस्टिंग करके। कई बार जो है स्मेल्टिंग से पहले रोस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो वहाँ से एक्सट्रैक्शन के मेथड्स हैं ये, ठीक है। और ये जो हीटिंग है ब्लास्ट फर्नेस में, ये याद रखना आपने, आयरन रिफाइनिंग में काम आता है। मोस्ट कॉमनली आयरन को रिफाइन करने में काम आता है ये वाला मेथड,
ठीक है। तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड होता है, कुछ नहीं है, एनोड पे और कैथोड पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसे कुछ याद है आपको, ऐसे बीकर होता था, ठीक है, वही चीज़ बड़े स्केल पे होगी, है ना, एनोड पे कैथोड पे आपका प्योर कॉपर स्ट्रिप लगी होती थी, और जिस रिफाइनिंग मतलब प्योर बनाना है, अब हमने ऐसा कॉपर लेना है यहाँ पे जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उसको हमने अब रिफाइन करना है, प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, इम्प्योर कॉपर एनोड पे लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। और एनालाइट बीच में क्या होता है अभी, अगर आपको याद हो, कॉपर सल्फेट, CuSO4, CO2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा, है ना। ठीक है, अब बस आगे आपने क्या करना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन करवा देनी है, ठीक है। एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन जल्दी जल्दी लिख लेती हूँ, कॉपर आपका CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे दूसरी जगह, और वहाँ पे कॉपर इनको गेन करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा कैथोड पे। ये जो कॉपर है ये मूव करेगा उधर, और क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट कॉपर सॉलिड, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, बट ये याद रखना, एनालाइट इसमें कॉपर सल्फेट यूज़ हो रहा है, प्योर कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड पे यूज़ किया जाता है, इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड में रखा जाता है, ठीक है। और वही आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू। ब्लीचिंग एक्शन की बात कर रहे हैं तो SO2 के पास, देखो इसको सिंपल सा मेथड है याद रखने का, SO2 क्या करता है, यूजुअली कलर को ब्लीच कर लेगा आपके, ठीक है। और क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ध्यान रखना है SO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा जो आपके कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, और फिर रिमूव कर देगा आपके कलर्ड सब्सटेंसेस के कलर को, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवा देगा आपके कलर्ड सब्सटेंस की, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलें आगे, चलिए, अच्छा ओ सॉरी, रिडक्शन, it acts as a reducing agent. I'm extremely sorry for that. It acts as a reducing agent. Why did I say oxidation? It acts as a reducing agent, removes oxygen from the colored substances. Extremely sorry for that, है ना, reducing agent की तरह behave करेगा, ठीक है। Okay, sorry, not again, not this, reduction, है ना। ब्लीचिंग एक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिमूव करेगा कलर्ड सब्सटेंसेस में से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, तो वहाँ उनका कलर जो है वो निकल जाएगा, इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और ये रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आई वाज थिंकिंग ऑफ KMnO4 आई गैस, है ना, जो हमने किया था अनसैचुरेशन के केस में, पोटाशियम पर मैंगनेट क्या कर लेगा, अपना कलर छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, एक और टेस्ट बताया था मैंने अनसैचुरेशन के लिए, कौन सा टेस्ट बताया था मैंने, दूसरा वाज ब्रोमीन टेस्ट, है। ओके, नेक्स्ट इज कैलोमिल। देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी अब डायरेक्टली, है ना, इसका कुछ भी नहीं है, हम आपको कॉमन नेम्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको बस याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैलोमल आपको याद रखना पड़ेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना। अगर आपको कभी ऐसे लिखा है मर्क्यूरस क्लोराइड, तो याद रखना, मर्क्यूरस क्लोराइड कहो चाहे Hg2Cl2 कहो, तो मतलब एक ही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, यस, इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है एज लैक्सेटिव्स, किया जाता था, इट्स नॉट कॉमनली यूज नाउ, है ना। मरकरी को इवन थर्मोमीटर से रिमूव कर दिया गया है, पहले थर्मोमीटर में भी होता था बेस पे वो शाइनी सा मेटल। अच्छा, मरकरी की खास बात है कुछ, ठीक है, मरकरी की खास बात है, ये आप लोग सर्च करोगे, बहुत बहुत बार बता दिया जाता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, है ना। तो लैक्सेटिव्स, नॉट लैक्सेट्स, व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, मैम का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोल कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, ठीक है, सोच कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं। चलिए, लैक्सेटिव्स की तरह इसको फॉर मेडिसिन हिस्टोरिकली बोला है, पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता, थर्मोमीटर में भी यही यूज़ होता था, अब ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज का, है ना, लास्ट कर लेते हैं इसको। द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन इज नोन एज,
जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो मेटल आयन से जुड़े होंगे उनको हम क्या कहेंगे, जो डायरेक्टली जुड़े होंगे। देखो यूजुअली आपका मेटल ऐसे होगा, लिगेंड्स कुछ ऐसे अटैच्ड होंगे, दिस इज योर लिगेंड। तो थोड़ी दिखती सी बात है, मैंने पीछे भी आपको आई गेस ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी, है ना। तो डायरेक्टली कितने लिगेंड्स हैं या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, ये सेंट्रल मेटल आयन है या एटम है, उससे कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ठीक है, जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, ये बस एक हाइपोथेटिकल चार्ज हम मानते हैं, ये रियल में नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इसको बस हम अपने दिमाग में लेते हैं कि इतना चार्ज होगा इसके ऊपर अगर जो जितने बॉन्ड्स हैं वो सब टूट जाएं या वो सारे के सारे एटम्स चले जाएं। ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, हाइपोथेटिकल चार्ज है ये जो हमने अभी किया ना, Fe2 पॉजिटिव, वो 2 पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक के केस में 2 पॉजिटिव है, दूसरे के केस में 3 पॉजिटिव है ना। तो ये फिक्स्ड नहीं है, वैलेंसी यूजुअली फिक्स्ड होती है। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बताती है हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब अगर आपके पास सपोज करो लिथियम है ना, उसका 3 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनरमोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो 8 कंप्लीट होने चाहिए बाहर, या तो ये रिमूव हो जाए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो एक इसकी क्या है, वैलेंसी है। तो एक तरीके से कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, दिस इज योर वैलेंसी, है ना। और ये फिक्स्ड रहती है, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को बताती है कि ये कितने केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाइपोथेटिकल है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, कि अगर सारे के सारे जो भी बॉन्ड्स अटैच्ड हैं इस सेंट्रल के साथ अगर वो निकल जाए तो फिर क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, या फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं उन सबके साथ, वो दिखाता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। तो जैसे हम बात करते हैं, सपोज करो हम हेक्सासाइनोफेरेट लेते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं एक आयरन और साइनाइड वाला। ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट ले लेते हैं, इसी को लेते हैं, इसी से बात क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। ठीक है, कई बार बाहर आपने मेटल नोटिस किए होंगे, कई बार आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा पोटाशियम होगा या सोडियम, कुछ मेटल्स आपने इधर नोटिस किए होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। ठीक है, पर हम अभी सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ना, जिसमें आयरन आपका सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो साइनो ग्रुप्स हैं, साइनाइड ग्रुप्स हैं, ये आपके लिगेंड्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो 6 लिगेंड्स हैं आपके पास, है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 6 हैं। तो इसके 6 लिगेंड्स के साथ अटैच डायरेक्टली बॉन्डेड है आयरन से, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 6। समझ रहे हो, है ना। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कुछ नहीं होता है, ये जो पूरा है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है आपस में, सेंट्रल मेटल एटम और जितने लिगेंड्स इसके साथ बॉन्डेड हैं वो पूरा बनाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बस, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद लिगेंड्स, और जब जितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई हो। आंसर देख लेते हैं इसका एक बार, है ना। ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका। ठीक है, जो आपके लिगेंड्स अटैच, जितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, है ना। एक बार लास्ट में आपको जाते जाते रिमाइंड करवाती हूँ कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए हर एक टॉपिक की, तो HP एग्ज़ाम अफेयर्स नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पे सारे के सारे क्लासेस टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल होंगे। ठीक है, और अगर आपको फर्दर इंक्वायरी करनी है लाइव कोर्सेज के बारे में जो क्लासेस चलती हैं हमारी, ठीक है, तो वो उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा होगा, उसको आपने वहाँ जाकर मतलब उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, किसी भी फॉर्म में आप इंक्वायर कर सकते हो वहाँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ में। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है आपके अभी कमीशन जो आने वाला है। ठीक है, तो अपनी तैयारी बढ़िया रखो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चंस के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।